इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात, और आज एक बार फिर से मैं हूँ सीमा सती। बिल्कुल, मैं हूँ गौतम, और सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार। नमस्कार। और हर बार की तरह एक विषय होगा हमारे बीच और हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे, तो बिना देर किए जी हाँ सीधे आते हैं विषय पर, क्योंकि विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे सवाल आप लोग पूछते हैं तो वो रह न जाए, इसीलिए सीधे विषय पे आते हैं और बात करते हैं आज के विषय की। और आज विषय है तिलहनी फसलों की देखभाल, और खासतौर पे शीत ऋतु भी चल रही है, तो इस ऋतु में किस तरह से देखभाल कर सकते हैं इसकी भी चर्चा होगी। और आज हमारे बीच विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर कपिला शेखावत, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और कार्यक्रम में आज तिलहनी फसलों की देखभाल पर बात हो रही है। विषय से संबंधित अगर कोई भी सवाल हो तो 23421081 और 23421083 पे आप फोन करके सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, ये जो तिलहनी फसलों में रबी की फसलें लगी हुई हैं, तो कौन कौन सी फसलों का बात करते हैं हम इस वक्त? देखिए, तिलहनी फसलों में अगर रबी ऋतु की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जो आप कहीं भी खेतों में जाके चारों ओर देख सकते हैं, वो है अभी सरसों के लहलहाते खेत। तो सरसों प्रमुख हमारी तिलहन फसल है, उसके तेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और भारतीय रसोई की सबसे पसंदीदा तेल है ये। तो चाहे आप वेजिटेरियन खाना बना रहे हैं, शाकाहारी या नॉन वेजिटेरियन, सभी का पसंदीदा तेल। ना केवल पसंद की बात और टेस्ट की बात, बल्कि अगर अपन हेल्थ या न्यूट्रिशन की बात भी करें तो भी ये सबसे अच्छा तेल है। इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एंटी कैंसरस है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इस तरह के जो आजकल इम्यूनिटी, इन सभी रोगों के बारे में अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं सरसों के तेल में इतनी क्षमता है, इतने गुण है कि इन सभी बीमारियों से हम बचा सकते हैं अगर इसका सेवन अगर हम लगातार करते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, जैसे तिलहनी फसलों की हम लोग देखभाल की बात कर रहे हैं, तो देखभाल अगर सही हो तो उत्पादकता में जो है वृद्धि होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है, और साथ ही साथ हमें जो है उसकी पोषकता को बनाए रखना है। तो उसमें पोषक तत्वों की जो कमी न हो, जो हमारे फसलों का उत्पादन होगा, तो उसके लिए हमें किसान भाइयों को किन बातों का ध्यान रखना? देखिए गौतम जी, पोषक तत्व प्रबंधन एक बड़ा विषय है और शुरुआत से ही आपको खेत के अंदर इसका प्रबंधन करना होता है। सबसे पहले तो आप मृदा की हम जांच कराते हैं, हम सॉइल हेल्थ कार्ड की बात भी करते हैं। तो जिस तरह से हमारा हेल्थ कार्ड बनता है, उसी तरह से मिट्टी के भी क्या क्या पोषक तत्व हैं, किनकी कमी है, कहीं कोई क्षारीयता तो नहीं है, इन सब बातों के बारे में आपको पहले तो अपना हेल्थ कार्ड बनाना चाहिए। दूसरा, जो फसल आप चुनाव करते हैं उसके लिए जो संस्तुतित पोषक तत्व हैं वो आपको देने चाहिए। तो अगर सरसों की हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो मुख्य तत्व हैं उनके बारे में तो हम बात करते ही हैं। इनमें से जो सभी पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन के अलावा सभी हमको शुरुआत में ही देने होते हैं, बुआई के समय, आखिरी जुताई के समय आप खेत में मिला सकते हैं। तो उस हिसाब से, क्योंकि अब फसल लगभग 2.5 महीने की करीब हो चुकी है, खेतों में खड़ी है किसानों में, तो इस समय अगर जो पोषक तत्व शुरुआत में हम किसी कारण से यदि ना दे पाए तो इस समय भी उनको खड़ी फसल में जो कमी है उनके लक्षणों को पहचान कर इस समय भी हम प्रबंधन कर सकते हैं। जिसमें मुख्यतः अगर अपन नाइट्रोजन की बात करें तो किसान भाइयों, क्योंकि अपने खेत में घूमते रहते हैं, निचली पत्तियां अगर मान लीजिए पीली पड़ती हैं, अभी जैसे फलियां आना भी शुरू हो गई है, फलियों में भी अगर आप पीलापन देखते हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी है। उसके लिए आप नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप यूरिया का, जो आप हमारी परंपरागत यूरिया, जो कन्वेंशनल यूरिया है, प्रिल्ड यूरिया जिसको हम कहते हैं, उसका भी आप 2% घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा एक जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरोन, उसका किसान भाइयों को बहुत ध्यान रखना होता है। बुआई के समय 1 किलोग्राम आप उपलब्ध कराएं, यदि नहीं तो आप देखेंगे कई बार सरसों की जो टॉप की फलियां होती हैं उनमें दाना नहीं भरता, और अक्सर किसान भाई समस्याएं लेके हमारे पास में आते हैं। तो बोरोन में एक बोरेक्स या सुहागा के नाम का एक पोषक तत्व आता है, उसका आप 1% घोल बनाकर खड़ी फसल में दे सकते हैं। और कई चीजें हैं जो, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने खेत में बार बार आप घूमते रहें, देखते रहें, और कमी के जो लक्षण है उनकी पहचान आपको सटीक होनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं तिलहनी फसलों में, हम आज चर्चा कर रहे हैं, अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अगर हमारे किसान भाई जान पाए और बेहतर तरीके से तो बिल्कुल। देखिए सीमा जी, पोषक तत्व प्रबंधन, ये जो हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो धान, गेहूं, इन सब में हम
हम अभी आत्मनिर्भर है, ना केवल आत्मनिर्भर है बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन ऑयल सीड या तिलहन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी तक भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं और कहीं ना कहीं हम इम्पोर्ट्स पर निर्भर हैं और हमारी बहुत सारी जो सरकारी मुद्रा है वो इम्पोर्ट में खर्च होती है। तो आप महत्व ये समझिए कि अगर अपन सरसों की ही बात करें तो करीब 9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर हम उगाते हैं और करीब 13 मिलियन टन हमारा उत्पादन होता है। लेकिन पोटेंशियल इतना है कि हम इसी में ही करीब 18 से 20 मिलियन टन हम तेल जो है सरसों की फसल से ही ले सकते हैं। उसके लिए आपको सारी चीजों का प्रबंधन करना होगा, जिसमें आपको सही किस्म का चुनाव, आप किस तरह से खेत का चुनाव करते हैं, जैसे कि गौतम जी ने पोषक तत्व प्रबंधन की बातें की, और सभी यानी कि बहुत इसमें क्षमता बहुत है। और जो कुछ तो ऐसे क्षेत्रफल है जहाँ पे और कोई फसलें नहीं हो सकती, सरसों एक ऐसी फसल है वहां भी हो सकती है। तो हमें उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करना होगा और वहां पे उनके लिए जो संस्तुतित किस्में हैं उनका प्रचार भी करना होगा। तो महत्व की जो आप बात कर रहे हैं, इसका विशेष आर्थिक महत्व है, सरकार का बहुत रुझान है। आप देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले दिनों में सरसों का बहुत ही आकर्षक रहा है, बहुत किसान इसे अपना भी रहे हैं, तो किसानों के बीच में भी प्रचलन में है। और उत्पादन और उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें सभी सस्य क्रियाओं का सही प्रबंधन करना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अभी जो फसल है वो खड़ी है खेत में और 2-2.5 महीने हो चुके हैं, तो कीट और रोगों से उनको जो है बहुत परेशानी होती है। कई बार किसान भाइयों की सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। और खास तौर पे मैं एक माहू कीट का जिक्र करना चाहूंगा। तो इसके लिए किसान भाई कैसे तैयार रहें कि उनको उनके जो फसलों का उत्पादन है उस पर क्षति न पहुंचे? गौतम जी, बहुत सही प्रश्न किया आपने। और अभी देखिए, जैसे थोड़ा सा कोहरा है, थोड़ा फॉग है, जैसे ही अब ये तापमान बढ़ना शुरू होता है, आप देखेंगे खेत में एकदम ये एफिडिया, जिसको माहू आपने कहा, चेपा भी कुछ जगहों पर कहते हैं, इसकी एक प्रमुख समस्या होती है। देखने में ये छोटा सा कीट है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा का पूरा फूल जो है पूरा खा जाता है, फलियां नहीं बनती, और जो फलियां बनी भी है उसमें तेल नहीं बन पाता। इसमें सबसे पहले, जैसे हम शुरुआत से ही बात करें, तो आप बीज के उपचार से भी कीटों से मुक्ति ले सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड एक बहुत महत्वपूर्ण कीटनाशक है। उसकी करीब आप शुरुआत में जब आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज का उपचार करते हैं खेत में बुआई से पहले, उसका यदि आप उपचार कर लेते हैं, करीब 7 से 8 मिलीलीटर मात्रा लेके आप प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें, तो ज्यादातर देखा गया है कि कीटों का नुकसान कम होता है। इसमें आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा किसान भाइयों को, और खेत के चारों तरफ बॉर्डर्स पे ये कीट पहले आता है। तो जहां भी आप देखें 2-4 मान लीजिए फूलों पर नजर आते हैं, तो आप उन पे एक गुच्छों की तरह फिर आप उसमें ये पूरी कॉलोनीज बना देते हैं। आप देखेंगे पूरा का पूरा जो उसका फूल है उस पर ही कीट दिखाई देंगे। तो आपको उसी समय इन जो प्रभावित जितने जो आपके इन्फ्लोरेसेंस है, इनको तोड़ के आपको खेत से हटा देना है। आपको ये देखना है कि ऊपर के 10 सेंटीमीटर में अगर 25 से ज्यादा माहू या चेपा है, तब आपको किसी न किसी रसायन पे जाना होता है। उससे पहले आप जैसे नीम सीड का या नीम के तेल का जो सत का जो है, आप मतलब इससे बचाव कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है नियंत्रण ज्यादा है और बॉर्डर्स पे आप कंट्रोल नहीं कर पाए, उसके बाद ये अंदर पूरे खेत में फैलता है। उस समय अगर आपको किसी रसायन पे जाना पड़े, तो कोई जो कीटनाशक इसके लिए संस्तुतित है, जैसे डाइमेथोएट नाम का एक 30 EC का एक कीटनाशक आता है, ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल एक है, उसके अलावा मोनोक्रोटोफॉस एक पुराना कीटनाशक है, लेकिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो इमिडाक्लोप्रिड की हमने शुरुआत में बात की, जिससे बीज उपचारित भी कर सकते हैं, और अगर आप इनका प्रभाव ज्यादा हो इस समय, उस समय आप मात्रा के, लेकिन किसान भाई बहुत ध्यान से सुने, उसकी 3 लीटर मात्रा में आपको सिर्फ 1 ml दवा डालनी है। उसका घोल बनाकर अगर आप स्प्रे करें, उसी तरह से बॉर्डर्स पे शुरू करें, थोड़ा थोड़ा अंदर लाएं, तो और 2 स्प्रे आप 15 दिन के इंटरवल पे करते हैं। जब आप पहला चेपा, जैसे मैंने कहा, आपको दिखाई देते हैं बॉर्डर्स पे, तो आपको इस कीट से मुक्ति मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण है समय पर बुआई, यानी अगर 15 अक्टूबर के आसपास की बुआई है, तो जनवरी के आखिर तक फलियां बन चुकी होती है और फूल खत्म हो चुके होते हैं, तो उस समय स्वतः ही इस कीट का प्रभाव कम हो जाता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइन पर जुड़ रहे हैं यहाँ पर। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार, और नाम बताइएगा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, करमपुरा, दिल्ली से ही। हाँ जी राजेंद्र जी, सवाल कीजिए। पहले तो आप तीनों साहिबान को नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मेरे 3-4 छोटे-छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो है, तिलहनी फसलों से हमें फायदे क्या क्या होते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं, जरा इस पर विस्तार से थोड़ा समझाएं। जी। दूसरा सवाल मेरा ये है कि तिल के लड्डू मैंने सुने हैं, तिल की पट्टी भी सुनी है, तिल का तेल भी सुना है, और इसको मैंने इस्तेमाल भी किया हुआ है। अब मेरा पूछना ये है
ये मार्च टू सितंबर अक्टूबर बड़े गर्मी के महीने होते हैं। इस दरमियान अगर हम ये तिल का इस्तेमाल करें तो क्या हमें ये शरीर में जो छोटे छोटे काले काले दाने हो जाते इसी वजह से होते हैं, तिल कहते हैं। तो जरा इसके बारे में बतलाएं, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। नुकसान मेरे ख्याल से अगर ये भूमि की उर्वरता के संबंध में अगर बात कर रहे हैं तो बाकी जो अनाजी फसलें हैं उनके कंपैरिजन में या उनकी तुलना में इसकी जो पोषक तत्व की मांग है बल्कि वो कम है। आप मान लीजिए गेहूं और सरसों, दो फसलों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखिए कि गेहूं में 100 किलो बीज चाहिए, सरसों में केवल 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज चाहिए। गेहूं को करीब 6 पानी चाहिए और अगर हम सरसों की बात करें तो 1 पानी ही पर्याप्त होता है। उसके अलावा जैसे अगर आप गेहूं की फसल के अंदर आप गेहूं को रखना चाहें तो आप 1 साल से ज्यादा नहीं रख पाएंगे, लेकिन सरसों की फसल में भंडारण की भी कोई समस्या नहीं आती। तो नुकसान अगर ये भूमि की उर्वरता के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बल्कि सरकार का तो ये रुझान है कि जहां अनाजी फसलों का चक्रण ज्यादा है, जैसे मान लीजिए धान गेहूं फसल चक्र ही ज्यादा है, अगर हम पूरे इस उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें उसमें तो कहीं ना कहीं हमको तिलहनी फसलों का समावेश करना चाहिए, क्योंकि रोटेशन से क्या होता है, मृदा में उर्वरा शक्ति बनी रहती है, कीट और रोग कम आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे विविधीकरण की जो प्रचलन है कि आप कुछ अनाजी फसल लें, कुछ दलहन लें, कुछ तिलहन लें, कुछ फलों की जो क्रॉप्स हैं वो लें, तो इस तरह से आपका ओवरऑल जो एनवायरनमेंट में जो सस्टेनेबिलिटी है, जो सततता है वो बनी रहती है। तो कोई नुकसान नहीं है। और ऑयल सीड्स का तो हमारा रिकमेंडेशन भी है, हमको अपने जो भोजन है या आहार में भी जितना हमको संतुलित मात्रा है वो हमें लेनी चाहिए। बिल्कुल। और इनका दूसरा सवाल ये था कि क्या जो तिल का इस्तेमाल करते हैं क्या उससे क्या जो हमारे बॉडी में कई बार निशान होते हैं क्या वो इस तिल से तो कनेक्ट नहीं करते? उसका तो कहीं इससे कोई संबंध नहीं है। और जो वो एक अलग स्किन का कुछ इशू है या मेलेटोनिन जहाँ पे ज्यादा एक्यूमुलेट होता है उससे तिल ज्यादा बनते हैं। और जैसे हम शुरुआत से ही बात करते हैं कि सरसों का तेल तो एक मतलब कई तेलों में जो सबसे पोषक जो है और बेस्ट है। तो जैसे आप पूसा संस्थान की बात करें या आगे जो शोध हो रहे हैं उसमें कई बार आपने देखा होगा कि सरसों के तेल में एक धांस रहती है एक, तो वो कई बार कस्टमर्स पसंद नहीं करते या जो किचन में, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर 0 और 00 किस्में जो है उनका विकास होता है। 0 का मतलब जिसमें एक तत्व होता है इरूसिक एसिड, जिसकी वजह से वो चरचरापन या जो धांस आती है सरसों में वो आती है। अगर उस एलिमेंट को कम कर दिया जाए तो उसे हम सिंगल 0 वेराइटीज कहते हैं। उसके अलावा 00 मतलब जब जो सरसों की खली है ज्यादातर पशुओं के चारे में या पशुओं के खाने में काम में आती है, उसमें अगर ग्लूकोसिनोलेट एक तत्व होता है उसकी मात्रा अगर 30 माइक्रोमोल प्रति किलोग्राम केक में से ज्यादा होती है तो उसको हम एक एंटी न्यूट्रिशन या उस तरह का एलिमेंट मानते हैं। तो अगर आप उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं तो 00 किस्में हैं। तो 00 किस्में पूसा संस्थान में जो पहली थी, आपने PM 31 का नाम सुना होगा, पूसा करिश्मा का नाम सुना होगा, ये 00 वेराइटीज हैं। उसके अलावा हमने और 2-3 किस्में सिंगल 0 और 00 बनाई है। तो जो क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि आजकल कैनोला ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका भी कुछ लोगों में रुझान और प्रचलन बढ़ा है। तो सरसों में जो लोग इस चीज को पसंद नहीं करते उनके लिए इन किस्मों का विकल्प है, वो ये उगा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि घास की बात हुई है यहाँ पे, तो आप मार्केटिंग में भी हम देखते हैं कि आजकल कई तरीके के सरसों के तेल आते हैं कि घास कम घास वाला, ये सुपर स्ट्रॉन्ग, तो इसमें भी क्या कुछ फर्क होता है या इनकी जो गुणवत्ता होती है वो सेम होती है? जो मैंने बताया ना, गुणवत्ता की जो 2 पैरामीटर्स हैं उनको हम एंटी न्यूट्रिशनल या एंटी, जिसको आप समझ रहे हैं कि पोषण के लिए कहीं कहीं पे, तो ये एक तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको अभी जैसे अगर आप बैंगन का भरता बनाना है तो आपको उस तरह का स्ट्रॉन्ग सरसों का तेल चाहिए। दूसरा हेल्थ बेनिफिट्स, मान लीजिए कुछ लोग जुकाम सर्दी से बचने के लिए जो सरसों का तेल आप लोगों ने बताया कि हथेलियों पे, छोटे बच्चों के पैरों की थली पे मालिश करते हैं, तो उसमें तो आप ये वाला ऐसे ये वाला आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो कुछ इस तरह की फूड्स हैं जिसके अंदर आपको, मान लीजिए आप कोई बेकरी प्रोडक्ट बना रहे हैं या आप कुछ कोई स्नैक्स वगैरह अगर आप डीप फ्राई कर रहे हैं तो उसमें आपको न्यूट्रल ऑयल चाहिए होता है ताकि वो काफी लंबे समय तक उसको रखा जा सके। तो उसके लिए 2 चीजें हैं, कोल्ड प्रेस्ड यानी कि हीटिंग, या जैसे हम जो पहले कोलू का करते थे जो तेल, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और दूसरा उसमें किसी भी तरह की हीटिंग इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हीटिंग इन्वॉल्व से ट्रांस फैट्स बन जाते हैं, तो वो
और किसी भी तेल को जब आप प्रयोग करते हैं तो उसकी रीहीटिंग ना करें। कई बार जैसे हमने पूरी तली मान लीजिए तो वो तेल बचा रहा तो 3 दिन तक हम उसी की ही सब्जी खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार अगर आपने तेल को हीटिंग पॉइंट दे दिया और आपने फिर उसको वापस ठंडा हो गया या ठंडा कर दिया तो उसके बाद आपको रीहीटिंग नहीं करना चाहिए। तो उससे आपकी जो हेल्थ है उस पे जो ट्रांस फैट से जो नुकसान है वो नहीं होंगे। बिल्कुल। मैम एक और सवाल जो मैं किसान भाइयों की तरफ से पूछना चाहूंगा, जैसे सर्दी का मौसम है तो कई बार पाले से उनके फसलों को बहुत नुकसान होता है। जी। तो इनसे बचने के लिए वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही समय है गौतम जी। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग फोरकास्ट के बारे में ध्यान, जैसे हम जो मौसम पूर्वानुमान के बारे में सुनते रहे, किसान भाई भी सुनते रहते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हमेशा हम किसानों को जानकारी देते रहते हैं। जिस दिन आप देखिए कि तापमान जो है दोपहर को 2-3 बजे के बाद में, एक तो आसमान साफ हो यानी बादल ना हो, ज्यादा कोहरा ना हो यानी क्लियर स्काई में, और तापमान एकदम कम होता है। मान लीजिए कि 1 घंटे में 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर या 7-8 डिग्री टेम्परेचर एकदम कम हो रहा है, उस रात को पाला पड़ने की सबसे अधिक संभावना होती है। तो आपको ये प्रयास करना है कि आप हल्के हल्के खेत में एक सिंचाई कर दें। उससे क्या होगा, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। दूसरा, वाटर रेडिएट करता है हीट को, तो कहीं ना कहीं आपका बचाव होगा। पहला तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर हमारे पास कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिसको हम DSMO बोलते हैं। उसके अलावा थायो यूरिया है, या और कुछ नहीं तो सिर्फ आप एक हल्के पानी का छिड़काव भी अगर आप अपने खेत में कर देते हैं तो आपको इसमें पाले का जो नुकसान है वो कम होगा। जहाँ पे लगातार हर बार पाले पड़ने की शिकायत रहती है, उस प्रकार से खेतों में किसान भाइयों को इस तरह का चुनाव करना पड़ेगा कि जो लंबी उगने वाली जो पेड़ हैं, जैसे मान लीजिए यूकलिप्टस वगैरह है, तो हवा की डायरेक्शन में उन पेड़ों को अगर आप लगा दें तो उस ठंडी हवा से आपके खेत का बचाव हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर रात को पाला पड़ा है तो नेक्स्ट डे आपको उसका मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। जो पाले से नुकसान हो गया उसको बचने के लिए कुछ तरह के ये बैक्टीरियल और कुछ इस तरह का इन्फेक्शन ना हो, तो उसमें आप एक हल्की यूरिया की या एक हल्के पोषक तत्व की आप डोज दे सकते हैं, ताकि जो आपका नुकसान है वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट किया जा सके। बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा विषय और बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है इस वक्त कार्यक्रम किसान की बात में। और आज विषय तिलहनी फसलों की देखभाल, और अब लोकगीत का वक्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जानकारियां दे रहे हैं किसान भाइयों को, थोड़ा सा बीच में अगर मनोरंजन हो जाए तो जानकारियां ज्यादा समझ में आती है। और मुझे लगता है कि इंडिया की सैर करने का बिल्कुल सही वक्त है इस वक्त। बिल्कुल ना गर्मी हो रही है और लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय पे निकलना पड़ेगा क्योंकि कोहरा बहुत है। जी बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये पुष्पा गुस्साई और पार्टी की ओर से। मोहे इंडिया की सैर करा दे रसिया, मोहे इंडिया की सैर करा दे रसिया, ओ मोहे इंडिया की सैर करा दे रसिया, मोहे इंडिया की सैर करा दे रसिया, करा दे रसिया मेरे मने बसिया, करा दे रसिया मेरे मने बसिया, करा दे रसिया मेरे मने बसिया, करा दे
और अब एक बार फिर से वापस आते हैं इंडिया की सैर के बाद, वापस किसान की बात कार्यक्रम की और आज विषय तिलहनी फसलों की देखभाल और विशेषज्ञ हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कपिला शेखावत। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं हमारे जहन में, वक्त की कमी है लेकिन हमारे जो सवाल हैं हम उन लेंगे। और अभी कॉल आया था डॉक्टर साहब, वो पूछ रहे थे काली सरसों और पीली सरसों में क्या फर्क होता है और कौन सी बेस्ट होती है? जी देखिए, जो राई सरसों एक समूह है और उसमें करीब 7 फसलें हैं जो भारतवर्ष में उगाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आपने तारा मीरा सुना होगा, ये वेस्टर्न राजस्थान में इन क्षेत्रों में जहां पानी नहीं होता। जो 85% क्षेत्रफल है राई सरसों समूह में, वो भारतीय राहा या लाहा जिसको हम सरसों कहते हैं, जिसके फूल आप देखते हैं और जिसका तेल हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने काली और पीली सरसों, येलो सरसों भी एक होती है, उसको भी खाद्य तेल के लिए उगाया जाता है। उसमें तेल की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और कुछ जो इटालियन फूड है उसमें मस्टर्ड सॉस बनाने के लिए वो पीली सरसों काम में आती है। जो काली सरसों की आपने बात की, वो एक तरह से मसाले की तरह काम में आती है, उसको हम पहाड़ी राई भी कहते हैं। और वो जो जैसे आपने कांजी सुना होगा, उसमें ये प्रयोग होती है। तो तेल की नहीं, ये मसाले के उसमें तड़का लगाते जो तड़का लगाते हैं या तो वो वाली है। तो खाद्य तेल के लिए आप पीली सरसों और जो हमारी रूटीन जो नॉर्मल सरसों है उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पीली सरसों में समस्या एक यही है कि ज्यादा किस्में इसकी बहुत अधिक उत्पादकता वाली नहीं है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, ये पकने पे झड़ती बहुत है। तो ये अगर 2 समस्याएं आप मैनेज कर सकें तो पीली सरसों का तेल भी बहुत ही फायदेमंद होता है। और एक और हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए, सवाल कीजिएगा, नाम बताइए। डॉक्टर मैम को नमस्कार। जी सबको नमस्कार, आप बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि काली और पीली सरसों में क्या फर्क है, और चारे के लिए और खाने के तेल वगैरह के लिए कौन से सरसों अच्छी रहे? जी ठीक है, थैंक यू। आपने अपना नाम नहीं बताया? मेघा राणा, वेस्ट यूपी। जी धन्यवाद बहुत बहुत कॉल करने के लिए। और अभी मेघा राणा का मैसेज, ये फोन आया था और उन्होंने ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया कि काली सरसों और पीली सरसों वाला। तो उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं तो उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप सभी तेलों को रोटेट करते रहें। मान लीजिए एक बार आप पीली सरसों का तेल उपयोग करें और दूसरा ये भी कर सकते हैं, या और भी जो तिलहनी फसलें हैं उनको रोटेशन में लेते रहे। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, ये जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे किसान भाई जो हैं अच्छे फसलों का उत्पादन ले सके, तो एक सिंचाई की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है फसलों के उत्पादन में। तो तिलहनी फसलों में सिंचाई का कितना महत्व? देखिए, अगर अपन सरसों की ही बात करें तो एक पलेवा देकर या प्री सोइंग इरिगेशन जिसको कहते हैं, उसका देकर हम बुआई करते हैं। इसको 2 पानी चाहिए। पहला पानी 35 दिन पे, दूसरा पानी करीब 1 महीने बाद 65 दिन के आसपास। तो अगर उस समय विंटर रेन या महावट हो जाती है तो आपको दूसरी सिंचाई भी नहीं देनी है। जल प्रबंधन का मतलब सिर्फ पानी देना ही नहीं होता, आपको ये है कि खेत में जल भराव ना हो। और जनवरी के बाद आप कोई भी सिंचाई देने से बचें। किसान भाइयों को अक्सर लगता है कि बहुत दिन हो गए खेत में पानी नहीं दिया, एक पानी दे दें। तो आप ये समझ के रखिए कि अगर आप जनवरी के प्रथम सप्ताह के बाद में सरसों की फसल में पानी लगाते हैं तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें से जो सफेद रतुआ बीमारी है वो अधिक मॉइस्चर और पानी की वजह से ही होती है। दिसंबर तक 2 पानी दे दें, वही चाहिए। एक मावट हो जाती है तो 1 पानी पर्याप्त है, जनवरी के बाद पानी ना दें। जी, और जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ बीमारियां आ जाती है तो बहुत ही कम समय रह गया हमारे पास। सीमा जी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। सफेद रतुआ या उसको एल्बुगो कैंडिडा कहते हैं हम। आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बारहसिंगा की तरह उसका इन्फ्लोरेसेंस बन जाता है। उसके बचाव के लिए आपको खेत में आसानी से नजर आ जाएगा, सफेद फफूंद की तरह जम जाता है। तो उसको आप मैंकोजेब नाम का जो फफूंद नाशक है उससे करें, बीज उपचारित समय से करें। जो इरिगेटेड कंडीशन या सिंचित क्षेत्रों में तना गलन या स्क्लेरोटीनिया रॉट बहुत समस्या है, उसके लिए आप 50 और 70 दिन प्रिकॉशनरी आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर दीजिए। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से आप उपचारित भी कर सकते हैं या 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ये 2 मुख्य बीमारियां हैं, इनका बचाव आप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद समस्या नहीं आती। बिल्कुल मैम। और एक सवाल जो मेरे जहन में है कि कौन सी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किसान भाई करें जिससे उनका उत्पादन कोई एक नहीं है गौतम जी, शुरुआत से ही। और आपको समेकित जो फसल प्रबंधन है उसको करना होगा। सही खेत का चुनाव, बीज का चुनाव, सिंचाई, खरपतवार, पोषक तत्व प्रबंधन और जो इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है वो आप करें। सही समय पर कटाई
भंडारण करें तो आपको एक अच्छी फसल करीब हमारे यहाँ पर 3 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी जो उपज देने वाली किस्में पूसा संस्थान में ही उपलब्ध है। और वैज्ञानिकों द्वारा कुछ और कार्य भी किए जा रहे होंगे, जैसे आपने से हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करते हैं, हम 0 मस्टर्ड की बात करते हैं, 00 की बात करते हैं, हाइब्रिड्स पर भी कुछ काम हो रहा है। और उसके अलावा जो रेजिलिएंट है, मतलब कम पानी में किस तरह से उगाया जाए, रेनफेड के लिए कौन सी है, बारानी क्षेत्रों के लिए कौन सी, इस प्रकार के कई शोध जो है वो संस्थान में हो रहे हैं। बिल्कुल मैम। और तेलों की मात्रा जो है सरसों की अगर खास तौर पे बात करें हम, तो कैसे बढ़ाया जाए? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है सल्फर का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। बुआई से पहले 40 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूर देना है। अगर नहीं दे पाए हैं, मतलब फूल से फली बनने लगे, उस समय आप 1% जो आपका थायो यूरिया का स्प्रे आप कर सकते हैं। 500 ग्राम मात्रा लेके 500 लीटर पानी में घोल के 1 हेक्टेयर की दर से स्प्रे करें तो उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों है और करीब 5 से 7% तेल की इसके अंदर मात्रा जो है उससे बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही बेहतरीन जानकारी आज कार्यक्रम में मिली हमें। तिलहनी फसलों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और जानकारी दी हमें डॉक्टर कपिला शेखावत ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। और ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे मेल करके। जी हाँ, kkbongold@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ किसान की बात कार्यक्रम में से मैं सीमा, बिल्कुल मैं हूँ गौतम, और कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।